हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के पीजीटी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो आप लोगों का जो रात का 8 बजे का क्लास है, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बोली थी कि हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ को करेंगे, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 11 का आपका एक बार हम लोग बुक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मैं इस चैनल में आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 करके प्लेलिस्ट बना दी हूँ। आप लोग वहाँ पे जाके सारे क्लासेस को देख सकते हैं। प्लस मैं आप लोगों के लिए फिर से न्यू एनसीईआरटी सीरीज़ को स्टार्ट की हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग कक्षा 11 भाग 1 में सबसे पहले तो समाजशास्त्र का परिचय को देखें, फिर समाजशास्त्र एवं समाज को देखें, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत में कैसे उत्पत्ति हुई, विदेशों में कैसे हुई, उन सभी को देखेंगे। आज समाजशास्त्र एवं समाज से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, शब्दावली होगी, उन सभी को हम लोग आज कवर करेंगे। तो हम लोग का ये पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर हम लोग समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, ये जो चैप्टर 2 है उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बेस्ड बनाकर किया गया है। इसके लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स तो प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस पेपर 2 आपका जो जीके जीएस का पोर्शन है 40 मार्क्स का, इसका भी आप लोगों को एनसीईआरटी एससीईआरटी का 1 लाइनर आपको जीके जीएस प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने भी यूट्यूब में न्यूज़ के माध्यम से देख ही लिया होगा कि आप लोगों का जो टीआरई 4 का एग्ज़ाम है वो जल्द ही कंडक्ट होने वाला है। बात करूं तो अगस्त तक इसका रोस्टर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद अगस्त सितंबर, हमको लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये एग्ज़ाम ज़रूर आपका हो जाएगा। तो जिनकी भी तैयारी अभी जीरो लेवल पे है, आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर इसे एक लाइक भी करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने समाजशास्त्र एवं अन्य विज्ञानों के साथ संबंध ये लास्ट क्लास देखा था, जिसके अंतर्गत समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं इतिहास, समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र, इनके बीच अंतर को देखा। अब कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, और कुछ आपके जो शब्दावली है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उस सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक आता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन किसका है? तो अरस्तु का है, याद कर लीजिए। फिर बोला जा रहा है कि सबसे पहले आरंभिक काल में समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी नाम से अगस्त कॉम्ट ने संबोधित किया था, लेकिन फिर उसको उन्होंने चेंज करके 1838 में समाजशास्त्र रखा, क्योंकि सामाजिक भौतिकी इस नाम का प्रयोग एक क्विक रिवीजन आप बोल सकते हैं, आज का हम लोग का क्लास है। तो सामाजिक भौतिकी इस नाम का प्रयोग पहले ही कौन कर लिए थे? तो एडोल्फ क्वार्टलेट ने 1835 में इसको यूज़ कर लिए थे। और फिर अगस्त को हम देखते हैं कि हम कोई नया चीज़ कर रहे हैं और उस नाम को पहले ही कोई यूज टू हो चुका है, तो फिर मेरा नाम कैसे होगा? तो इसलिए उन्होंने फिर इस नाम को चेंज करके समाजशास्त्र रख दिया। ठीक है। और कब हुआ था? तो समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ था, उसकी जो चौथी अवस्था थी उसमें हुआ था। अब है यहाँ पे आपके क्वेश्चन एक क्लिक करेगा कि समाजशास्त्र के उद्भव का जो 4 अवस्था है, इसके बारे में कौन बात करते हैं? तो आपके बॉटम मोड करते हैं। उसमें से जो चौथी अवस्था थी, इसमें अगस्त कॉम्ट आते हैं। तो समाजशास्त्र को क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक विज्ञान का अध्ययन एक नजरिया एवं दृष्टिकोण से होता है, जिसे परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है। ये एक शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब हो गया है कि प्रत्येक विज्ञान को अध्ययन करने के लिए जो एक नजरिया या एक दृष्टिकोण होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य कहते हैं।
ठीक है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? तो समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। मैं लिखते हुए चलती हूँ ताकि आप लोगों का भी डिवीजन होते हुए चले। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? परिप्रेक्ष्य। हम लोगों ने क्या जाना कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। फिर समाजशास्त्र की विषय वस्तु। तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? स्वरूपात्मक पहला और दूसरा समन्वयात्मक। ये 2 भागों में बात की गई है। ठीक है। अब है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक दूसरे से बातचीत या अंतःक्रिया करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? अंतःक्रिया बोला जाता है। अंतःक्रिया आखिर होता क्या है? एक व्यक्ति से अंतःक्रिया नहीं होगा। ठीक है, आपका शब्दावली है कि क्योंकि शब्दावली से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए चलना। अगर आपको पता ही नहीं है कि अंतःक्रिया का मतलब क्या है, तो अंतःक्रिया मतलब इसमें क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो वो क्या होगा? अंतःक्रिया होगा। जैसे इसमें क्या होता है? क्रिया होता है प्लस प्रतिक्रिया होता है। क्रिया होता है, प्रतिक्रिया होता है, तो वो क्या कहलाता है? अंतःक्रिया कहलाता है। ठीक है। और अंतःक्रिया क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक संबंध बनाना। क्या करना? तो सामाजिक संबंध बनाना। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, इधर से एक व्यक्ति जा रहा है, इधर से एक व्यक्ति जा रहा है, आपस में टकरा गया, टकरा के गिर गया, उठ के दोनों चला गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ना बोला ना झगड़ा किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो सामाजिक संबंध नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए एक दूसरे से टकराया है, एक दूसरे को सॉरी ही बोल रहा है या फिर झगड़ा ही कर रहा है कि तुम मेरे साथ क्यों टकरा गए, तो वो सामाजिक संबंध है। ठीक है, इसको प्रतिक्रिया भी होना चाहिए, क्रिया भी होना चाहिए प्लस प्रतिक्रिया भी होना चाहिए, तभी वो सामाजिक संबंध बनेगा। नेक्स्ट है द्वंद्वात्मक। जो शब्दावली का प्रयोग आपके चैप्टर 1 में किया गया है वो क्या है? द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक, तो द्वंद्वात्मक जैसे ही नाम हम लोग को दिमाग में आता है, किसका नाम आता है बोलिए तो? कीवर्ड से कार्ल मार्क्स का नाम आता है। तो द्वंद्वात्मक क्या होता है कि सामाजिक ताकतों के विरोध की क्रिया या उनकी विद्यमानता होती है। जैसे मान लीजिए सामाजिक बाध्यता होगी, व्यक्तिगत इच्छा होगी, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जो है आनुभाविक अन्वेषण। आनुभाविक अन्वेषण, आनुभाविक अन्वेषण, इसका मतलब क्या होता है? तो समाजशास्त्र के अध्ययन में दिए गए किसी भी क्षेत्र में की जाने वाली जो तथ्यपरक जांच होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आनुभाविक अन्वेषण कहते हैं। क्या? समाजशास्त्र के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी जो तथ्यपरक, जो फैक्चुअल जो हम लोग जांच करते हैं उसको आनुभाविक अन्वेषण कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नारीवादी सिद्धांत। नारीवादी सिद्धांत, इसका क्या मतलब होता है? नारीवादी सिद्धांत का मतलब, तो बोला जा रहा है कि एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो सामाजिक विश्व का विश्लेषण करते समय लिंग की महत्ता को केंद्र में रखने पर बल देता है। यद्यपि इस सिद्धांत में कई तत्व होते हैं और इन सब का सरोकार किससे होता है? लिंग के आधार पर होता है, जिसमें नारीवादी, नारी महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। जैसे इसके अंतर्गत आपका चिपको आंदोलन आ जाएगा, मीटू आंदोलन आ जाएगा, जो नारीवाद से रिलेटेड होता है वो नारीवादी आंदोलन के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट आएगा
समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये आपका टीआरई में आया था कि नहीं क्वेश्चन, आपको पूछा था कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा था। तो ठीक है, हमको ये चीज़ भी जानना जरूरी, हम लोग को समष्टि अर्थशास्त्र नहीं समाजशास्त्र हम लोग यहाँ पर, क्योंकि समष्टि और व्यष्टि मेनली क्या होता है ना कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं समष्टि समाजशास्त्र और व्यष्टि समाजशास्त्र, व्यष्टि समाजशास्त्र। तो एक एक करके दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। समष्टि समाजशास्त्र क्या होता है, बड़ा समूह, समष्टि मतलब बड़ा, जितना भी बड़ा समूह संगठन होता है उसकी जो व्यवस्थाएं हैं उसका अध्ययन क्या कहलाता है, समष्टि समाजशास्त्र। और व्यष्टि जो समाजशास्त्र है उसमें आमने सामने का जो अंतःक्रिया होता है, मतलब मेनली ये छोटा होता है। समष्टि मतलब बड़ा, समष्टि मतलब बड़ा और व्यष्टि मतलब छोटा। अब आप पढ़ के भी इसका आंसर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक बाध्यता। क्या है 9 नंबर, सामाजिक बाध्यता। सामाजिक बाध्यता किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा शब्द है जो इस तथ्य को दर्शाता है कि हम जिन समूह और समाजों के हिस्से हैं वे हमारे व्यवहार को अनुकूलता के हिसाब से प्रभावित करते हैं, बाध्य करते हैं। जैसे मैंने आपको सोशल फैक्ट में आपको बताया कल के क्लास में कि कोई एक व्यक्ति तुलसी में जल चढ़ा रहा है, तो उसको देखा देखी करके बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टार्ट कर दिए हैं। अब पहला व्यक्ति जो जल चढ़ाना स्टार्ट किया तो वो बोलेगा नहीं हम अब जल नहीं चढ़ाएंगे, हाँ संध्या को आरती नहीं देंगे, संध्या का आरती देना स्टार्ट किया वो नहीं देंगे, तो क्या उसका बात को कोई फॉलो करेगा, क्योंकि वो तो सोशल फैक्ट बन चुका है ना, सभी लोग उसको मान रहे हैं, तो वो चाहने से वो भी अब बाध्य हो गया, पहला व्यक्ति भी अब बाध्य हो गया उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए, तो उसको कहा जाता है सामाजिक बाध्यता। नेक्स्ट है मूल्य। मूल्य क्या है, मूल्य इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यूज, मतलब व्यक्ति या समूह द्वारा माने जाने वाले विचार क्या जरूरी है, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है। ये मेनली संस्कृति से रिलेटेड है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। जैसे जीएस घुरिये भारत में समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगस्त कौन समाजशास्त्र के जनक, भारत में भारतीय समाजशास्त्री जनक कौन हो जाएंगे, तो जीएस घुरिये हो जाएंगे। ए विडगिरी द्वारा भारत में समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका 1920 में प्रकाशित की गई थी। समाजशास्त्र की प्रथम पत्रिका अगर बोलेगा तो आपको इमाल दुर्खिम तो हो ही जाएंगे। मुझे कमेंट करके बताइए तो इमाल दुर्खिम ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था, आज का आप लोग का होमवर्क था। और भारत में अगर बात की जाए तो ए विडगिरी के द्वारा 1920 में प्रकाशित हुई थी। इसका नाम बताइए कि उन्होंने कौन सा नाम, ये दोनों आपका होमवर्क रहा, ठीक है, कि इमाल दुर्खिम ने कौन सी पत्रिका किया था उसका नाम बताइए, और ए विडगिरी ने कौन सा सामाजिक पत्रिका 1920 में प्रकाशित किया था उसका भी नाम बताइए। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना इंगेज होते हैं क्लास में। फिर नेक्स्ट है कि आर.एन. रस्तोगी ने समाजशास्त्र में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया था। आर.एस. रस्तोगी ने क्या किया था, तो समाजशास्त्र में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किया था। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है, ठीक है। समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो निरपेक्ष, वास्तविक, विशुद्ध, अमूर्त एवं सामान्य विज्ञान होने के साथ साथ तार्किक एवं अनुभव सिद्ध भी है। समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान मानते हैं। कौन मानते हैं, सामूहिक प्रतिनिधान दुर्खिम मानते हैं। इन्होंने इसे मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और इतिहास से पृथक करके स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिस्थापित करने का भी प्रयास किया था। समनर की पुस्तक का नाम क्या है, फोकवेज, ठीक है, इसको धर्म पुस्तक भी बोला जाता है, समाजशास्त्र का बाइबिल भी बोला जाता है। हडलंबस एकमात्र ऐसे समाजशास्त्री थे जो कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान नहीं मानते थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि समाजशास्त्र को विज्ञान कौन नहीं मानते थे तो हडलंबस हो जाएंगे। समाजशास्त्र वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विकास के निर्माताओं में अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, आपके वो
क्या बोला है, समाजशास्त्र के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कौन कौन हो जाएंगे, अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, पार्सन्स और मर्टन हो जाएंगे। और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में कौन हो जाएंगे, तो आपके इसके अंतर्गत जो जितने भी थिंकर्स आएंगे वो क्या बोलते हैं कि जो समाजशास्त्र है ये मानव जाति, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उन्होंने भी इसको मानवतावादी के अंतर्गत ये माना है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।